तो जी ये होने वाला है अपना चलता फिरता घर न्यूजीलैंड में अगले 14 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई पूरे न्यूजीलैंड की नॉर्थ से लेके साउथ आइलैंड तक की रोड ट्रिप करने वाले हैं। इसी के अंदर भाई हमारा बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, शावर रूम है, वर्किंग स्टेशन है, सब कुछ इसी के अंदर है भाई, मज़ेदार सा। तो आज की वीडियो में ज़रा आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे हमने ये यहाँ पे मोटर होम लिया है और कितने का पड़ा है। लो भाई आ गया हूँ मैं। तो ये दो ब्रांड है, स्टार और जूसी, एक ही कंपनी का है शायद से। तो वो ग्रीन वाली जो खड़ी है वो जूसी ब्रांड की है और ये इधर जो खड़ी है स्टार वाली, अपनी स्टार है, क्योंकि जूसी वाले में ना बाथरूम नहीं होता, बस किचन और बेड होता है। तो चलो प्रोसेस करें सारा। तो भाई चलो सारा सामान निकालते हैं। ये जहाँ पे मोटर होम खड़ी होती है ना, देखो ये वाली है अपनी पोलरिस 6। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे ना सारा सामान निकाल दो अपना और आप अपनी गाड़ी वापस करे हो, फिर उसके बाद आराम से ये सारे फीचर समझा देंगे मुझे मोटर होम के, कैसे कैसे क्या यूज़ करना है, प्लस हम ये सारा सामान लोड भी कर लेंगे, तो टाइम बच जाएगा सबका इससे। तो जी ये होने वाला है अपना चलता फिरता घर न्यूजीलैंड में अगले 14 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई पूरे न्यूजीलैंड की नॉर्थ से लेके साउथ आइलैंड तक की रोड ट्रिप करने वाले हैं। इसी के अंदर भाई हमारा बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, शावर रूम है, वर्किंग स्टेशन है, सब कुछ इसी के अंदर है भाई, मज़ेदार सा। तो आज की वीडियो में ज़रा आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे हमने ये यहाँ पे मोटर होम लिया है और कितने का पड़ा है, प्लस मैं भाई अंदर का टूर भी दूंगा आपको आरवी का पूरा। ठीक है जी भाई। एक तो साइज़ इसका इतना बड़ा है ना, थोड़ी सी मेरी हालत तो ख़राब हो रही है कि कैसे चलाऊँगा। मतलब आज तक मैंने इस साइज़ की या इससे थोड़ी बड़ी SUVs चलाई है, लेकिन भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मतलब आप पता नहीं वीडियो में पता चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। और इसकी ना मर्सिडीज़ की जो स्प्रिंटर आती है उस पे बनी हुई है, मतलब आगे की बॉडी मर्सिडीज़ स्प्रिंटर वाली है और पीछे इन्होंने स्टार आरवी करके कंपनी है ये वाली, इन्होंने ये पूरा बना रखा है सेटअप। तो भाई बहुत ही लंबी है यार, बहुत ही लंबी। मतलब इसका शीशा देखोगे भाई, मेरी स्कॉर्पियो एन से डबल साइज़ का शीशा है, देखना हाथ से भी बड़ा शीशा है। तो चलाने में पता नहीं कैसे चलेगी नहीं चलेगी, बट काफ़ी लंबी है, देखोगे आप वहाँ से लेके यहाँ तक भाई, मोड़ने ओड़ने में बड़ी दिक्कत होएगी। बट भाई मैंने सेफ्टी के लिए ना इसमें फुल इंश्योरेंस ले लिया, यानी कि चाहे स्क्रैच आए, चाहे शीशा टूट जाए, चाहे गाड़ी पूरी की पूरी आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको मुझे 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली इंश्योर्ड है। हालांकि वो इंश्योरेंस ही भाई 14 दिन का काफ़ी महंगा है, बट एक पीस ऑफ माइंड रहता है थोड़ा सा ना। तो मैंने कहा ले ही लेते, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी चलाऊंगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई अपनी ये गाड़ी लौटाए आते हैं पहले फटाफट से, फिर वो ही कंपनी वाले ही अपने को शटल से छोड़ देंगे। मतलब पास ही है यार, सामने गाड़ी रेंटल है इधर की तरफ और ये बस इनका मोटर होम वालों का है, तो आसपास ही काम हो जाएगा। सबसे बढ़िया भाई मोटर होम वाले वहाँ पे भी और इधर भी गाड़ी रेंटल पे भी, दोनों में अपने को इंडियन मिल गए, तो अच्छे से वो मोटर होम का समझा भी देंगे और अपने इंडियन होते जैसे यहाँ तो भाई दिल्ली के ही है भाई। ये है भाई कार रेंटल वालों का, अंदर कंटेनर से पड़े हैं ना जहाँ पर। तो ये फर्स्ट वीडियो देख लेना न्यूजीलैंड की, वहाँ पे डिटेल दी थी मैंने सारी, गाड़ी रेंट कितने की ली क्या ली। चलो जी भाई गाड़ी रेंटल वापस दे रहे हैं यहाँ पे, फ्यूल भी फुल करवा के दे दिया मैंने यहाँ पे। चलो जी भाई गाड़ी ड्रॉप करने वाला काम हो गया। अब जरा ना मोटर होम में सामान लोड करें और सारा अच्छे से समझ लिया जाए मोटर होम का। चलो भाई गाड़ी के बारे में सब कुछ समझ लिया, उन्होंने ब्रीफ कर दिया अच्छे से, प्लस कुछ वीडियोस वगैरह भी हमारे साथ QR कोड शेयर किया कि अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी भूल जाओ, तो वो QR कोड स्कैन करना, उससे आपको वीडियोस मिल जाएगी और आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हो क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो चलो अभी फटाफट से ना पहले सारा का सारा सामान अंदर सेट करते हैं और टूर आपको अच्छे से दूंगा किसी बढ़िया लोकेशन पे जाके। फिलहाल के लिए सेटअप कर लेते हैं अपनी गाड़ी को पूरा, जो भी ग्रोसरीज खरीद के लाए। तो भाई अपने को वैसे 2 कैंपिंग चेयर भी मिली है, एक ये है, एक अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पे ये स्टोरेज बनी हुई है, इसमें फ़िलहाल के लिए रख देते हैं। और एक ये टेबल भी है भाई। तो एक्चुअल में मतलब जैसे कैंप ग्राउंड में अगर हमें टेबल कुर्सी नहीं मिलती तो हम बाहर जो है अपनी टेबल और कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं, कहीं बढ़िया लेक वेक दिख गई, समझ रहे हो आप। तो इसको भी फ़िलहाल के लिए अंदर ही रखते हैं। अब ये कंपार्टमेंट वगैरह मैं जब आरवी का टूर दूंगा ना आपको इसी वीडियो में, तब दिखाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए तो फ़िलहाल ये सब बंद करें, लॉक कर देते हैं। चलो तो चलो भाई एक बार अंदर चलते हैं ज़रा, और 1 मिनट पहले ये भी बंद कर लेता हूँ यहाँ से। यार वैसे अपना इसमें छोटा सूटकेस भी आ सकता है, जिस बड़ा सूटकेस शायद से ट्राई करेंगे। जिस मैंने बताया था ना आपको, एक सूटकेस हमने अलग कर दिया जिसमें ऐसे कपड़े हैं जो हम यूज़ ही नहीं करने वाले। तो देखूँ यार चला जाएगा तो बढ़िया है। तो भाई ये वाला सूटकेस है अपना, जिसमें ना ऐसा सामान है जो हमें अब ट्रिप पे चाहिए नहीं, बस इंडिया ही लेकर जाना है। तो होपफुली ये आ जाएगा। आ गया भाई, चलो लेट्स गो। हाँ तो चलो अब एक सूटकेस के अंदर जगह अपनी बच गई, और ये लॉक भी हो जाते हैं चाबी से ना, तो इसको लॉक कर दूंगा ताकि चोरी वोरी ना हो, क्योंकि आजकल भाई चोरियाँ होना काफ़ी हो गई है शुरू। तो ये भाई एंट्री है, यहाँ से अंदर चलते हैं अपना ज़रा फटाफट।
हाँ जो जी, तो आ जाओ भाई, ज़रा अपना जितने भी राशन पानी लाए थे अपने घर में सेट करते अगले 14 दिनों के लिए, क्योंकि यही अपना भाई घर है, यही किचन है, मतलब खाना पीना, रहना, पोटी जाना और शावर लेना सब इसी के अंदर होगा। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ ले आए हम। एक दो चीज़ें जो रह गई होगी अभी चलते फिरते उठा लेंगे रास्ते में। तो आ जाओ जी अंदर आओ। तो सबसे पहले तो भाई एक 600 ml की ना पानी की बोतलें ले ली थी, शायद ये 24 है, 4 8 12 16 20 24 बोतलें ले ली थी। तो पीने के पानी का जुगाड़ अपना हो गया बढ़िया से, जब ये ख़त्म होएगी तो और ले लेंगे। एक दो बड़ी बोतलें भी है। तो इन बोतलों को भाई कहाँ सेट करें, इनको तो मैं सोच रहा हूँ ना इस टेबल के नीचे ही डायरेक्ट रख दूँ, बस ये गिरे ना कहीं से। चलो इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे अच्छी खासी जगह है और ये बोतलें है भी भारी, तो चलती गाड़ी में हिलेंगी नहीं ज़्यादा, ना गिरेंगी। तो अब अपना सारा राशन पानी निकाल लेते हैं। तो भाई अभी ये सारा अपना खाने का सामान है। सबसे पहले तो चीज़ स्लाइस मुझे तो पसंद नहीं है, बाकी एक हमने देसी घी लिया है क्योंकि मुझे कई दिन से आटे का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो उसके लिए ये घी। और चीनी की जगह हमने ये बूरा ले लिया, वाइट खांड। और इसके अलावा मैगी है तो एक ही है और भी अपने पास। ब्रेकफास्ट के लिए भाई जैम और बटर हो गया, ब्रेड के साथ लगा के खाने को। एक ये अमूल का ना भाई पनीर आता है, ये ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे पनीर तो ढंग का मिलता नहीं, टोफू वगैरह बहुत मिलता है। तो ये अमूल का पनीर थोड़ा अपना इंडिया का टेस्ट होगा, पर ये फ्रिज में रखना होता है, अगले 8-10 दिन शायद से चल जाएगा ये। तो इसका क्या करेंगे, अभी हम पनीर भुर्जी बनानी हो गई या इसके अलावा कभी शाही पनीर बनाना हुआ तो इससे हम बना सकते हैं। देन भाई ये चकला बेलना, क्योंकि इसके बिना तो रोटी परांठे आलू के बन ही नहीं सकते। टमाटर है, ये भी फ्रिज में रख देंगे। आटा ये रहा, जैसे कि मैंने बताया कम है ये, मेरे को लग रहा है और लेना पड़ सकता है, बट हर जगह इंडियन ग्रोसरी स्टोर शायद मिल जाएंगे। 2 ये खाली कंटेनर है, जैसे कुछ कुक किया पूरे दिन के लिए पैक करके ले जाना है तो इससे ले जा सकते हैं। तो जो जो आइटम है अभी इनमें से फ्रिज की है पहले फ्रिज में रखते हैं, फिर अगला थैला खोलेंगे। फ्रिज भी भाई अच्छा खासा है, अभी जिस एयरबीएनबी से हमारे उससे ही बड़ा फ्रिज है। नीचे फ्रिज का सेक्शन अलग है, फ्रीजर का अलग है। तो पहले मैं ना सेट कर लेता हूँ भाई अच्छे से, फिर आपको जब टूर दूंगा तो डिटेल में अंदर से फ्रिज दिखा दूंगा। चलो जी, वो सारा सामान हो गया है। अब इसके अलावा भाई एक डिश वॉशर, क्योंकि इन्होंने ना ये चीज़ें नहीं दी, हैंड वॉश हो गया, बर्तन धोने का हो गया, कपड़े धोने का हो गया, तो हम ये सब कुछ ले आए थे। तो बर्तन तो भाई धोने ही पड़ेंगे ना, बर्तन हालांकि सारे दिए इन्होंने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन ये स्क्रबिंग के लिए मतलब बर्तन के, इसको भी रखते हैं कहीं। ये है भाई मेन चीज़ सबसे आम का अचार, क्योंकि भाई जब खाना खाओ और मसालेदार चीज़ ना मिले तो आम का अचार मिल जाए ना साथ में, मज़ा आ जाता है। तो कांच की बोतल है, थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, चलती गाड़ी में गिर के टूटे ना। मसाले की डब्बी है ये, हल्दी डालनी है इसमें लेके। देन भाई काफ़ी सारे आलू ले लिए अगले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आलू के परांठे, नमकीन चावल, बहुत चीज़ें बनानी है हमने। मोटर होम लेने का ना मतलब मेन रीज़न यही था कि हम कुकिंग कर सके, कुछ से बाहर हमें खाना ना खाना पड़े और पैसे भी बचेंगे, प्लस घर के जैसा खाना मिलता रहेगा ना, तो एहसास नहीं होता कि ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बाकी ये प्याज ले लिए, काफ़ी है, अगले कुछ दिन चल जाएंगे। और लाल प्याज है भाई जो इंडिया में मिलते हैं, वरना ज़्यादातर देशों में वाइट प्याज मिलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, ये बढ़िया है। देन भाई एक हैंड वॉश है, ये भी अंदर रख देते हैं बाथरूम में हाथ धोने के लिए। देन जी कुछ नींबू ले आए थे हम, ये देखो, नींबू पानी बनाना हो या कभी सैलेड बनाना हो उसमें छिड़कने के लिए। और ये अदरक लाए थे चाय के लिए, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, ले लिए। लेकिन चलो जी, एक बैग अब पूरा तरह से खाली हो चुका है, अभी ऐसे 2 बैग हो रहा है भाई जिसमें काफ़ी राशन पानी है। तो खोलते अगला। ये आ गई है जी यहाँ की दूध की बोतल, जो है ग्रीन वैली फुल क्रीम मिल्क है, ये प्योर मिल्क फुल क्रीम। 2-2 लीटर के 2 है अपने पास, 4 लीटर लाए थे हम अराउंड इंडिया के 350-400 रुपये में 4 लीटर, तो 100 रुपये लीटर पड़ा, जो कि भाई ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस का ही है, क्योंकि इंडिया में भी 50 या 55 रुपये का हाफ लीटर मिलता है, तो यहाँ भी उतना ही है। बाकी दूध अच्छा है। दूध लिया, चाय बनेगी ऑब्वियसली, तो सुबह चाय के साथ ये सूजी के रस्क आते हैं, मतलब मुझे चाय पसंद नहीं है बट सुबह सुबह भाई ये रस्क मैं चाय में डुबो के जरूर खा लेता हूँ, मजा आ जाता है। देन भाई अगर अपने इंडिया की ज़्यादा याद आ रही है तो इस तरह की भेलपूरी खा सकते हैं हम, ये भी तो किसकी है, मराठी स्वाद करके कोई ब्रांड है, इसमें चटनी वटनी सब मिलती है, मिक्स करके अपना खाओ बैठ के आराम से, कहीं लेक के किनारे खाएंगे मजे से। देन भाई एक ये तिल के लड्डू आते हैं, ये भी मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो कभी कभी रात में खाने का मन करता है ना मीठा, तो चॉकलेट से अच्छा ये खाओ। बाकी चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी ले ही ली थी हमने थोड़ी बहुत। देन जी ये ले लिया चाय, कौन सी चाय है, टाटा की है शायद कोई। देन जी मुझे खजूर बहुत पसंद है, कभी कुकिंग करने का टाइम ना मिले, दिल हैक्टिक है और भूख भी लग रही है, तो ये खा के मैं गुजारा चला सकता हूँ। खाने के बाद भाई सौंफ भी खाने का मजा अलग ही है, तो ये भी ले ली। देन भाई आलू भुजिया ली है, मूंग की दाल ली है 2-2 पैकेट, ये ले लिए टेढ़े मेढ़े देखो। देन लेज है और ये मसाला मुरुक्कू है, ये
साउथ इंडियन। थोड़े बहुत भाई बिस्किट ले लिए, हाइड एंड सीक और गुड्डे वगैरह। भाई देखो दारू तो हम पीते नहीं है, लेकिन चखना खाने का शौक बहुत है, तो ये नवरत्न मिक्स आता है, बड़ा बढ़िया सा लगता है मुझे, ये भी ले लिया एक पैकेट। चलो जी सेकंड बैग भी खाली। बाकी इसमें ना भाई ये अच्छी चीज़ है कि जो ड्राइवर कैबिन है ना वो पीछे वाले कैबिन से अटैच्ड है। हालांकि हम रात को सोने के टाइम पे ये पर्दा लगा सकते हैं ताकि बाहर की मतलब प्राइवेसी रहे, शीशे में से अंदर ना दिखे। बट वैसे देखोगे ना ये कनेक्टिंग वाला अच्छा लगता है मुझे तो, कि कभी भी अंदर से ही आप सीधा ड्राइविंग सीट पे चले गए और ड्राइविंग सीट से पीछे आ गए। तो ये लास्ट बचा है भाई थैला, इसको भी करते हैं खाली। इसमें ब्रेड वगैरह है काफ़ी सारी, चलो जी फटाफट करें। ब्रेड है, 4-5 केले लाए थे, खा चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। इसके अलावा टाटा का नमक मिल गया था अपने को। और हम ये ना डबिया इंडिया से ही लेकर आए थे, मतलब लाए तो मसाले भी थे, बट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अलाउड नहीं है, तो हमने फेंक दिया था सारा जापान में ही ना, थोड़ा बहुत जो बचा था। पर डब्बी धो के ले आए थे, तो उन्हीं डब्बी में नमक, लाल मिर्च, अभी हल्दी लेना भूल गए थे, हल्दी भी लेनी है ग्रोसरी स्टोर पे जाके। और इसके अलावा भाई सोया चंक्स, कभी वो बनाएंगे ना वेज पुलाव तो उसमें बढ़िया होता है। देन मैक्रोनी ले ली भाई, इसको बॉईल करके प्याज टमाटर का तड़का लगाया और बन गई। देन भतेरे भाई मैगी मसाले ले लिए, क्योंकि इससे भाई कुछ भी सब्जी बनाओ या चीज़ें बनाओ टेस्ट आ जाता है मज़ेदार सा। देन इसके अलावा भाई ऑब्वियसली चावल तो ज़रूरी है ही, तो ये रॉयल इंडिया के बासमती राइस है, 1-1 किलो के 2 पैकेट। हम 2 लोग हैं, मेरे ख्याल से भाई 10 दिन 12 दिन चल जाने चाहिए आराम से, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। और थोड़ी एक्स्ट्रा लाल मिर्च है। देन भाई ये मस्टर्ड ऑयल, वैसे तो हम बटर में ही कुक करते हैं किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं क्योंकि तेल मिलता नहीं, बट यहाँ क्योंकि ग्रोसरी स्टोर था इंडिया वाला तो तेल भी मिल गया अपने को, ले लिया हमने। चाय पत्ती के लिए छन्नी। देन भाई बहुत सारी मैगी, क्योंकि मैगी ऐसी चीज़ है जो 2 मिनट में तो नहीं बनती शायद, बट जल्दी बन जाती है कि टाइम नहीं है जिस दिन और भूख भी लग रही है तो फटाफट मैगी बना ली और अपना निकल लिया। तो 4-4 पैक वाला जो होता है ना, ऐसे हमने 5 और 6 लिए थे, 1 ख़त्म भी कर चुके हैं और ये बचा हुआ है। इसके अलावा भाई कुछ हमने ले लिए रेडी टू ईट। रेडी टू ईट में क्या क्या है, सबसे पहले दाल तड़का, हल्दीराम्स के सारे। देन जी राजमा रसीला, मेरी फेवरेट कड़ी पकोड़ा, और 2 पीस दाल मखनी के भी ले लिए। तो ये सब भाई वही है, कभी परांठे बनाए उसके साथ खा ली, चावल बनाई उसके साथ खा ली। तो ये 8-10 पैकेट ले लिए, क्योंकि हर वक्त भाई प्रॉपर तो कुक कर नहीं सकते, घूमने आए हैं, कुकिंग ही करते रहेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा बहुत। तो उस दिन पे हम रेडी टू ईट खाएंगे। तो चलो भाई ये भी बैग खाली हो गया, इन सामान को भी सेट कर लेते हैं फटाफट। तो जो अपनी गैस स्टोव है ना, इसके ऊपर के जो ये स्टोरेज है, यहाँ पर तो हमने अपने मसाले, देसी घी, अचार वगैरह ये सब रख लिया। इधर तो इन्होंने ये अप्लाइंसेस दिया, टोस्टर वगैरह। और ये जो सोफ़ा के ऊपर वाले कैबिनेट है ना, इसमें हमने ये चिप्स कुरकुरे और बिस्किट वगैरह रख लिए, और इसके अंदर हमने और चिप्स कुरकुरे भर लिए। तो एक और है अभी ये वाला, इसमें काफ़ी सामान और आ जाएगा। तो भाई राशन पानी तो सेट कर लिया, अब जरा ना अपना बेड बना लिया जाए। पीछे वाला ये जो बेड है ना, हम इसे परमानेंट बेड ही रखेंगे, क्योंकि 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो रात को सोने के लिए इतना स्पेस इनफ है। आगे वाला अपना एज अ वर्क स्टेशन या फिर खाने पीने के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले बेड बनाने के लिए क्या करना है भाई, ये फट्टा सा दे रखा है इन्होंने, टेबल है, फट्टा है, जो भी आप कहना चाहो। इसको बेसिकली ना, ये जो आपको गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप के ऊपर ऐसे फट्टे को रख देना है। तो एक बार रखते हैं जरा, मेरे ख्याल 2 लोगों को लगना पड़ेगा भाई, अकेले से नहीं हो। तो ये देखो भाई फट्टा ये पूरा सेट हो गया, मजबूत है, अब ये कितना भी वजन ले लेगा आराम से। अब इसके ऊपर हमें ये गद्दियाँ दे रखी है, इन गद्दियों को इस तरह से सेट कर देना। ये अपना पूरा एक क्वीन साइज बेड बन जाएगा, जो जनरली इन जैसे देशों में होटलों में भी इतना ही साइज़ का बेड मिलता है। ऐसे होगा ये शायद 6-6.5 फुट, और ऐसे होगा लगभग 4-4.5 फुट। तो 2 लोग बहुत आराम से सो सकते हैं। अभी इसके ऊपर की बेडशीट वगैरह बिछा देंगे परमानेंट, और ब्लैंकेट तक ये सब कुछ दिए इन्होंने। बेड के ऊपर की भाई काफ़ी सारी स्टोरेज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अलमारियाँ दे रखी है लॉक सिस्टम के साथ। तो इसके अंदर भाई बतेरे अपने भर भर के सारे कपड़े, मतलब सूटकेस खोल देते हैं। कुछ में गैजेट रख लेंगे अपने, कुछ में कपड़े वगैरह रख लेंगे। तो भाई जो सबसे पहली वाली वार्डरोब है ना, ये मतलब अलमारी जो भी बोलना चाहो इसे, शेल्फ, अलमारी, ड्रॉर, तो इसमें हम रख रहे हैं अपनी टॉयलेटरीज, यानी कि टूथब्रश, फेस वॉश वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल खड़े खड़े भी एक्सेस हो सकता है आराम से, तो बेड पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से भाई रखते हैं, इसी में आ जाएगा सब कुछ अपना। ये मेडिकल किट भी है अपने पास भाई, दवाइयाँ वगैरह वो भी यहीं रख लेते हैं। यार वैसे मैं पता क्या सोच रहा था कि गाड़ी का टॉयलेट हम ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि मतलब सुसु के लिए तो फिर भी ठीक है भाई, पोटी जाने के चक्कर में ना गाड़ी में बड़ी स्मेल सी हो जाती है। अब इसका एग्जॉस्ट कितना कामयाब है नहीं है पता नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी हम कैंप ग्राउंड लिया करेंगे, पेड वाले या जो भी होगा, उसी के वॉशरूम यूज़ करें। कभी बहुत इमरजेंसी हो गई तो यूज़ कर लेंगे, हाँ, लेकिन शावर एरिया यूज़ कर सकते हैं भाई, क्योंकि शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट है, अंदर दिखाऊंगा मैं।
बढ़िया है, वहाँ पे गर्म पानी यूज़ करो, ओए होए होए स्वाद ही आ जाएंगे। लो भाई लो, ये तो पूरी सेट हो गई है अच्छे से, इसको कर देते हैं अपना बंद। चलो अब आ गई इसकी नंबर, तो इनमें रखेंगे अब हम अपने कपड़े। अरे आराम से आ जाएंगे कपड़े, बहुत सारी है, स्पेस भी अंदर काफ़ी है, तय कर करके लगा देंगे। चलो भाई कपड़े वपड़े सब कुछ सेट हो गए, बहुत इनफ स्पेस है भाई, 2 लोगों का तो सामान आराम से आ जाएगा। हाँ 4 या 6 लोगों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 6 लोगों के लिए है ट्रैवल। 2 लोग यहाँ सोएंगे और 4 मेरे पीछे, दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो पहले इसको अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा के, कंबल बिछा के, तकिए बिछा के आपको बेड बना के दिखाता हूँ। तो 3 2 1 गो। चलो भाई विंडशील्ड पे आगे ना सबसे पहले अपना ये DJI का ओस्मो लगाने का जुगाड़ करें, क्योंकि मैं हाथ में पकड़ के फ़ोन ड्राइव नहीं करना चाहता रिकॉर्डिंग के चक्कर में। तो इसके लिए मैं ये लेकर आया था इंडिया से ही, इसका माउंट है, यहाँ लग जाएगा ये फिक्स। अपना बैठे बैठे बटन दबाऊँगा, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो ये इसका माउंट है, ये इस तरह से यहाँ चिपक जाएगा सक्शन वाला, तो अपना बढ़िया रिकॉर्डिंग होएगी। तो मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ ज़रा और अच्छे से, ताकि बिल्कुल बढ़िया दिखे बाहर का। तो ये देखो भाई अपना हो गया GoPro, मतलब GoPro नहीं सॉरी, DJI का ओस्मो। तो इस तरह से अब ये रिकॉर्डिंग लेता रहेगा। और अब देखो एक दिक्कत है यहाँ पे, जिसका भी मैं सोल्यूशन सोच के ही आया था इंडिया से। अब ये है भाई कैंपर वैन काफ़ी बड़ी, अपनी नॉर्मल गाड़ी है तो क्या होती है, विंडशील्ड और स्टीयरिंग के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, तो अपना हाथ आराम से वहाँ पे चला जाता है ना। बट इस केस में देखो मेरा हाथ जा ही नहीं रहा भाई, मेरे को लिटरली बहुत आगे आना पड़ेगा इसको ऑन ऑफ करने के लिए। देख रहे हो ये यहाँ से बटन से ऑन होता है ये नीचे, तो मेरा हाथ तो भाई जा ही नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, DJI का ये GPS रिमोट कंट्रोल आता है, जो भाई इस कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं बांध लूँगा यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे, मैंने आपको दिखाया था स्कॉर्पियो में भी अपनी। तो मैं यहीं स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे रखे भाई ऑन ऑफ कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग को भी और कैमरे को भी। तो ये बढ़िया चीज़ है भाई, यहाँ पे बांध लेंगे इसको परमानेंट, और आराम से अपना बैठे बैठे रिकॉर्डिंग चालू बंद होती रहेगी। अब ये तो हो गया भाई बाहर के एंगल के लिए। अब मैं वैसे एक और कैमरा लेकर आया था भाई DJI का नैनो, वो मैं लाया था अंदर की रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये वाला भाई। तो इसका क्या है, ये स्क्रीन हट जाती है और खाली ऊपर ऊपर का ना रह जाता है छोटा सा। तो स्क्रीन को क्या अपने हाथ में रखो, आप इससे भी ऑन ऑफ कर सकते हो इसको स्क्रीन से ही ना। बट इशू क्या हुआ, इसका माउंट लाना भूल गया मैं। तो जो ये सक्शन कब यहाँ पे लगता ना इसका, यहाँ ऐसे, वो मैं गलती से घर पे भूला है। तो थोड़ी बहुत भाई भूल चूक हो जाती है। तो देखेंगे अगर मिल जाएगा रास्ते में कहीं सस्ता था $5-10 का तो ले लेंगे, वरना तो फिर इसका प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसको कहीं लगाने का। बट अगर ये भी लग जाएगा ना भाई अंदर, तो अपने को रिकॉर्डिंग की टेंशन ही नहीं भाई। चलती चलती गाड़ी में आराम से मैं आपको बाहर के नज़ारे भी दिखा सकता हूँ, प्लस अपने ऊपर भी फोकस रख सकता हूँ, जिससे कि व्लॉग जो है वो 1 नंबर के बन सकते हैं। लो जी लो भाई, अपना बेड रेडी हो गया, देख सकते हो आप, मस्त एकदम क्वीन साइज़ का। 2 तकिए लग गए, ब्लैंकेट लग गया बढ़िया से, आराम से बंदा सो सकता है। एक बार मैं आपको लेट के दिखाता हूँ। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 3 खिड़कियाँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब हवा के लिए मैं इनको खोल भी सकता हूँ, बट ठंड का मौसम है तो खोलूँगा नहीं मैं। बट भाई व्यू आप सोचो कि किसी बढ़िया सी लेक के किनारे हम कैंपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आराम से बैठ के, ओए होए होए क्या नज़ारे आएंगे भाई इन खिड़कियों में से। अभी अगले 14 दिन मज़ा ही आ जाएगा मतलब घूमने का। तो ये है भाई कैंपर लाइफ। तो ये देखो भाई, मेरी हाइट है कुछ 5 फुट 10 इंच। अब आप देखोगे सर भाई पूरा आ गया, उधर की साइड देखोगे तो भाई पैर पूरे आ गए, यानी लगभग 6 फीट का बंदा आराम से बिना किसी पैर फोल्ड करे लेट सकता है। और मैं देखो अगर यहाँ लेटता हूँ तो आ सकते हैं भाई, देखा जाए 3 लोग, बट कंफर्टेबल नहीं रहेंगे 3। हाँ छोटा बच्चा है आपके साथ, 2 बड़े और 1 छोटा बच्चा लेटा सकते हो, पर 2 बड़े लोग तो भाई मेरे हिसाब से बहुत आराम से लेट सकते हैं। देखो मैं सीधा लेटा हूँ, अब इससे ज़्यादा जगह यहाँ पड़ी है, तो सही है 2 लोगों के हिसाब से। तो ये वाला बेड पूरा प्रॉपर, और इसके भाई गद्दे भी अच्छे हैं। यहाँ के एयरबीएनबी में इतने सॉफ्ट गद्दे हैं, मेरी वैसी स्लिप डिस्क की दिक्कत है, बैंड बज गई थी भाई कमर की और शोल्डर की, रोज़ अकड़ा अकड़ा फील होता था। बट होपफुली इसमें नहीं होगा भाई, बढ़िया। और देखो अपना ये जो बेड है ना भाई, इसके नीचे भी बहुत स्पेस है, ये देखो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। तो यहाँ पे अपने सूटकेस आ गए खाली, इसके अलावा जूते आ गए, वो पीछे वाला सूटकेस आ गया, मतलब काफ़ी इनफ स्पेस था भाई। तो बढ़िया है ये सामान के लिए, चप्पल जूते सूटकेस खाली बढ़िया से यहाँ फिट हो गए हैं। और बेड अगर ये गलती से टूट भी गया, वैसे टूटेगा नहीं, तो नीचे सूटकेस ही है भाई, नीचे धम से नहीं जाएंगे हम। तो भाई ये ना एक कॉम्युनल पेंट्री है, मतलब जैसे जितने भी लोग आरवी ले जाते हैं फिर उनका कुछ सामान बच जाता है तो सब लोग यहाँ छोड़ जाते हैं कि अगला कोई बंदा आए तो उनको यूज़ करना हो तो कर सकते हो। जैसे कि देखो बुक्स छोड़ गए हैं कई लोग, ठीक है, नीचे DVDs छोड़ गए हैं कई लोग, ये रूम फ्रेशनर नहीं, पज़ल कलेक्शन है, इधर अलग अलग चीज़ें हैं। तो खाने पीने की तो चीज़ें नहीं लेंगे, देखते अगर कुछ काम का है तो ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कुछ भी ले लो इसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो एक तो ये क्लीनर काम आ जाएगा अपने,
शेल्फ वेल्फ जो है ना किचन के साथ वाली, उसको साफ़ करने के लिए। इसके अलावा फॉइल पेपर है भाई, ये भी हमें लेना था तो बच गए पैसे, ये भी ले लेते हैं। फिर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, डब्बी वब्बी भी है, बहुत चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं। भाई न्यूट्रेला भी लेना था आज हमें, और बिल्कुल सील पैक मिला अंदर से, मतलब अनयूज्ड है, तो चलो ये भी ले लेते हैं। बाकी कॉफ़ी वॉफ़ी पता नहीं क्या क्या छोड़ गए हैं लोग। तो भाई ज़रा अंदर थोड़ा शेड में ना अंधेरा है, उधर की तरफ बाहर लेकर चलते हैं, आपको आगे का पैनल दिखाता हूँ अच्छे से, मुझे भी देखना है भाई क्या है क्या नहीं। तो भाई देखो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, एक बार पहले स्टार्ट करेंगे, सुइयाँ चली गई ऊपर से नीचे। ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई, ये देखो सिर्फ ब्रेक और रेस है, तो ब्रेक दबा के इसको करेंगे स्टार्ट। चलो भाई गाड़ी तो हो चुकी है अपनी चालू, टी बज रही है। और भाई गियर लगाने के लिए, क्योंकि मर्सिडीज स्प्रिंटर है मैंने बताया, तो गियर ना यहाँ नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिक गाड़ी, बट डी और पी और आर पे तो लगानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे है देखो देखो इस तरह का गियर बॉक्स है। तो ब्रेक मैंने दबा रखी है, अब एक बार इसको सिर्फ नीचे कर दूंगा तो ये डी पे आ गई है, देखो लिखा आ गया ना डी। तो चलो भाई 2:33 हो रहे हैं, इसको बाहर निकालते हैं। लेट्स गो भाई, अभी बेल्ट नहीं लगा रहा क्योंकि बाहर तक ही ले जानी है। फॉर्मेलिटीज सारी हो चुकी है, ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने ऑनलाइन ही चेक इन कर लिया था ना क्योंकि, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं हुआ। भाई पहली बार एक तो इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी 1-1.5 घंटा ना आराम से चलाऊँगा, और दिन में ही चलाने की कोशिश करूँगा आज, ताकि हाथ अच्छे से बैठ जाए। ओए होए होए कचर कचर की आवाज़ें आ रही है चारों तरफ से भाई, कुछ बज रहा है। अब यहाँ लगा सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई अंदर रोशनी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर लेकर आया हूँ ताकि आराम से दिखा सकूँ बाहर। एक तो है भाई इतनी चीज़ें ना दिमाग में चले जा रहा है कि कुछ रह तो नहीं गया, खुला तो नहीं छूट गया। रेस तो सही ले रही है भाई, मेरे को लगा था इतनी पावर नहीं होएगी, बट ठीक है। तो भाई बेल्ट लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि आसपास तो मुझे पार्किंग का सीन लग नहीं रहा, तो इसलिए कहीं पे जगह मिलेगी वहीं रोकूँगा। चलो भाई अपनी बस चल चुकी है, काफ़ी बड़ी सी। बस ये मेन है, इसके कट वट में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि पीछे से लंबी है ना, तो और अपने को गाड़ियों की आदत है, तो हम छोटे रेडियस में ही कट मार लेते हैं। भाई इसमें नहीं है वो सीन, तो अपना थोड़ा सा इसको लंबा काटना पड़ा करेगा। तो ये देखो एकदम से नहीं काट सकता, और पीछे भी पूरी नज़र रखनी पड़ती है। अब मेनली तो देखो मैं इसको बड़ी ज़्यादा चौड़ी, जो मतलब कम चौड़ी रोडों पे ले जाऊंगा ही नहीं, थोड़ा मेन रोडों पे ही रखेंगे, सिटी के अंदर घुसाने की कम ही कोशिश करूँगा। बट फिर भी भाई आनी तो चाहिए, अब इतना बड़ा जहाज लेके चल रहे हो, तो सब जगहों की आदत हो तो ज़्यादा बढ़िया। चलाने में स्मूथ है भाई, नो डाउट। भाई चलाने में तो बिल्कुल अलग गाड़ी जैसी रही है, बिल्कुल सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील है, और ऐसे मतलब प्रॉपर जो लोग एसयूवी चलाते हैं फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियन जैसी, तो उनको बिल्कुल फील तो वही आने वाली है। बस मेन खतरा वही, जैसे मैंने बताया ना, पीछे वाले चीज़ का है खतरा, कि पीछे जो अपना इतना बड़ा ट्रेलर सा लेके डोल रहे हम, उसको कैसे संभाल के चलाया जाए। तो वो कट में वही अड़ सकता है, अड़ेगा तो, बाकी तो सब नॉर्मल गाड़ी जैसे ही फील हो रहा है। और एक और दिक्कत है भाई, अब हमारे इंडिया में क्या है, इंडिकेटर होता है राइट साइड में, यहाँ पर क्या है गियर है, तो मैं राइट का इंडिकेटर देने के चक्कर में गियर ही ना बदल दूँ, तो उस चीज़ का भी अब दिमाग में ध्यान रखना है। बट कोई नहीं, आधे पौने घंटे में ना माइंड हो जाएगा अपना सेट, फिर दिक्कत आएगी नहीं मेरे ख्याल से, तो मज़ा आएगा लेकिन भाई ड्राइविंग में। जैसे तैसे लगाई दी, एक साथ ना 2 गाड़ियां निकल के चली गई, तो इसलिए मैं लगा पाया, वरना एक गाड़ी की स्पेस में तो भाई लगाना बहुत मुश्किल है। ये इतनी चौड़ी है, 2 पार्किंग तो खाई जाती है, चाहे लंबाई में ले लो चाहे चौड़ाई में ले लो। पर चलो अभी 10-15 मिनट के लिए ही बस सामान लेना है, यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा अब रुक के हम शूट कर पाएंगे। अपना जो सामान उठाना है वो उठाते हैं और चलते हैं किसी और जगह पे, वहीं पे ही आपको अच्छे से टूर दूंगा गाड़ी का। ये देखना भाई साहब पूरी, मतलब वैसे चौड़ाई वाइज मेरे ख्याल से पार्किंग में आएगी नहीं आएगी यार, तो साथ वाली पार्किंग का भी थोड़ा सा हिस्सा ले ही लिया इसने। लंबाई के हिसाब से ठीक है भाई, रोड ब्लॉक नहीं हुई, देखो रोड से उधर उधर है, गाड़ियाँ निकल जाएगी आराम से। तो भाई पार्किंग की समस्या है बस इन आरवीज़ की ना। फिर कोई नहीं, चलो अब तो हमें सिटी से बाहर ही निकलना है, तो ऐसा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सामान ले लेते सारा, भाई ये सब सामान बचा था, एल्युमिनियम फॉइल, टिशू पेपर, गार्बेज बैग, हल्दी और एक रूम फ्रेशनर आरवी के लिए। चलो बिलिंग करवाए। संडे है ना आज भाई, इसलिए लोग इतनी ग्रोसरी शॉपिंग करने आ रहे होंगे, छुट्टी का दिन है,
तो यहाँ पे ये फूड ट्रक लगा हुआ है, मैंने तो छोले भटूरे ले लिए, क्योंकि अब कुकिंग तो भाई कैंप साइड जाके ही करेंगे। और रोटरुआ जाना है यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा, शायद 1.5 या 2 घंटा। तो मैंने कहा खा के ही जाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, भागम दौड़ में लगे हुए थे। पहले गाड़ी वापस करी, फिर कैंपर वैन ली, सारी चीज़ें समझी, अभी भी शूट करना है, वो यहाँ तो नहीं हो सकता। देखता हूँ भाई, रोटरुआ में पहुँच के आपको अच्छे से टूर दे दूंगा एक बार। तो भाई अभी पीछे वाले जो भी अमेनिटीज़ है गाड़ी के अंदर क्या क्या है, वो टूर आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इसमें नहीं। आप सिर्फ अभी आगे का देख लो पैनल फटाफट, क्योंकि निकलना पड़ेगा, काफ़ी देर से खड़े हम। सबसे पहले तो भाई देखो पुश स्टार्ट बटन है, इसको दबा देते हैं और इंजन भी स्टार्ट कर ही लेते हैं ब्रेक दबा के। चलो जी, इंजन स्टार्ट हो चुका है। मर्सिडीज़ का भाई बीच में लोगो दे रखा है। क्रूज़ कंट्रोल का ये पूरा पैनल है, स्क्रीन का पैनल है, और ये मीडिया कंट्रोल्स हैं। अब स्क्रीन के पैनल पे जाए तो टोटल भाई ये गाड़ी 1,49,611 किलोमीटर चली हुई है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊं तो ये आज का है, 16 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। और ये है रीसेट करा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, तो जब हम गाड़ी वापस देंगे उस दिन देखेंगे पूरे न्यूजीलैंड में कितने किलोमीटर की रोड ट्रिप करी है हमने। तो अभी 1 ही किलोमीटर हुआ है, पर 1 नहीं, वो 16 + 1 आप मान लो 17 किलोमीटर लगभग, 16 ही हो गया, हाँ 17 भी नहीं। और ये स्पीडोमीटर हो गया इसका। फ्यूल भाई इन्होंने फुल करके दिया है, फुल ही हमें वापस देना है। अच्छा डीजल गाड़ी है ये, पेट्रोल नहीं है, तो डीजल डलेगा इसमें। बाकी गियर नोब मैंने आपको दिखाई दिया था भाई, ये राइट साइड में है। एक बार नीचे करोगे तो डी पे लग जाएगा, ऊपर करोगे तो रिवर्स पे, और ये बटन दबा दोगे साइड वाला तो पार्किंग में चला जाएगा। बाकी इधर की तरफ इंडिकेटर है, लेफ्ट राइट, और बीच इससे होता है वाइपर चालू। अभी तो साफ है, विंडशील्ड करने की जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ पर ना एक शीशा दे रखा है भाई, जिसमें कैमरा लगा हुआ है पीछे। तो कैमरा मतलब ऐसे डाउन फेसिंग है कि हमें पता चल जाएगा कि हम बैक कर रहे हैं तो पीछे कुछ है तो नहीं। तो ये काफ़ी काम का कैमरा है भाई, लेकिन पीछे का नहीं दिख पाएगा, मतलब गाड़ी के जस्ट पीछे कौन है वो नहीं दिखेगा, वो हमें इन शीशों में से ही देखना पड़ेगा, इससे और उस वाले से, वरना नहीं होता। बाकी भाई गेट पे हमें ORVM कंट्रोल्स मिलते हैं इस तरह से, और दोनों विंडो 1 टच डाउन है 1 टच अप है। कुछ स्पेस मिलता है फ़ोन वोन रखने का। AC वेंट है भाई, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है इधर। और ऊपर देखोगे तो भाई यहाँ पे ये था, तो मैंने अभी धूप आ रही थी इधर से, यहाँ लगा दिया। ऐसी उस टाइम उस जगह पे भी है। फिर यहाँ पे कुछ लाइटों वाइटों के भाई अपने को काफ़ी सारे वो मिल जाते हैं, बटन, तो इसको तो क्या ही छेड़ना अभी। और ये स्क्रीन दिखा दी, गोप्रो मैंने माउंट कर दिया है। इसके अलावा भाई डिस्प्ले दे रखी है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चल जाता है। और कनेक्ट कहाँ से होता है, ये जो आप कंपार्टमेंट देख रहे हो, इसे खोल के इसमें टाइप सी केबल लगती है। और देखो मैंने अपना सैमसंग कनेक्ट कर रखा है, तो कनेक्ट करके अंदर ही डाल दो इस तरह से। वायरलेस नहीं है, वायर्ड है ये एप्पल कारप्ले। बाकी इधर भाई वॉल्यूम के बटन है, रेडियो वगैरह वगैरह सारा मीडिया कंट्रोल है। यहाँ पे कुछ स्पेस दे रखे, चिल्लर विल्लर रखने हो अपने। इधर आपको AC के कंट्रोल मिल जाएंगे, जो भाई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ना तो हीटर चलाने की ज़रूरत है ना AC चलाने की, क्योंकि वेदर भाई काफ़ी अच्छा हो रहा है ओवरऑल। और पीछे भी देखोगे आप, हमने ये पर्दे लगा दिए, यानी कि पीछे जो पूरा रहने वाला सेक्शन है ना वो ब्लॉक हो चुका है। तो जब हम रात में सोएंगे इस तरह से पर्दे लग जाएंगे, ताकि बाहर से कोई अंदर देख ना सके। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे कप होल्डर है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, पूरा ये खाली पड़ा एरिया आप देख सकते हो। पीछे जाना हो यहीं से चल के जा सकते हैं। हैंड ब्रेक इसकी यहाँ पे दे रखी है। थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है अपने, मैंने कैमरे वैमरे मोबाइल वगैरह रख दिए। सेम उस तरफ विंडो खोलने का है, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, और बाहर निकलने का रास्ता है। बाकी ग्लव बॉक्स यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से भाई, ये स्पेस ही बना हुआ है। तो ये है भाई आगे का पूरा कैबिन, जहाँ पे ड्राइवर और को पैसेंजर बैठ के जाते हैं आराम से। इसके अलावा क्या है, ये बटन दे रखे हैं, ये हेडलाइट के कंट्रोल्स के होंगे। इसको भी अभी समझना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला है मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे में। तो थोड़े से ड्राइव करनी पड़ेगी अंधेरे में, मैं अवॉइड करना चाहता था, बट भाई क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं लोकेशन लगाऊँ तो ये है वो जगह जहाँ जाना है, रोटरुआ। टोटल है भाई वो 2 घंटे 43 मिनट का, भाई मुझे लगा 1.5 घंटे का है। 229 किलोमीटर चलानी है भाई गाड़ी, फिर तो अंधेरे में चलानी ही पड़ेगी, कोई सोल्यूशन है नहीं। चलो भाई चलते हैं, रास्ता कवर करते हैं फटाफट से। टूर देने में तो मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इतनी देर तो ये यहाँ लगाने भी ना दे शायद, और अंधेरा हो जाएगा तो रिस्की भी है मैटर। उसके बाद फटाफट निकलते हैं, चलो लेट्स गो भाई, ड्राइव के मज़े लेते हैं रोटरुआ तक के ऑकलैंड से। और जो भी हमारा पूरा न्यूजीलैंड रोड ट्रिप का रूट है ना, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में समझाऊंगा कि कौन कौन सी सिटीज़ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या मैप है। अगर आप भी ये ट्रिप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। बाकी भाई इस RV की प्राइसिंग की बात करते हैं, ये तो मैंने बताया नहीं, मेन टॉपिक तो ये है। तो भाई देखो सीज़न पे डिपेंड करता है। ये जो मैंने लिया है इसका नाम है पोलरिस 6, यानी कि ये 6 लोगों के लिए कैंपर वैन है, इसमें 6 लोग सो सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। बट इसमें एक और वेरिएंट आता है 4 लोगों वाला, इसमें एक और वेरिएंट आता है 2 लोगों के लिए, उसमें बेसिकली बाथरूम नहीं होता अंदर। तो यहाँ पे क्या एक टर्म यूज़ होती है सेल्फ कंटेन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी के अंदर ही कुकिंग का
और साथ ही साथ में वॉशरूम का जुगाड़ है, तो उस गाड़ी को कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड व्हीकल। तो हमारी वाली ये सेल्फ कंटेन्ड है, ऐसी 4 वाली भी है, लेकिन 2 वाली नहीं है क्योंकि उसमें वॉशरूम नहीं है और किचन है, उसमें बेड भी है, उसमें वो काफ़ी छोटा साइज़ होता है, बट हमें फुल साइज़ चाहिए थी भाई, क्योंकि सब कुछ होना चाहिए, आराम से सुकून से निकले, 14 दिन है रोड ट्रिप के। तो ये जो हमें पड़ी है ना भाई, अभी इस टाइम पे सर्दियों का सीज़न है और अगले महीने बिल्कुल ही ऑफ सीज़न हो जाएगा। तो अभी ये जो पीरियड है ना, ये ट्रांजिशन वाला फेज़ है, मतलब एक तरह से सीज़न थोड़ा थोड़ा है भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते हुए हो रहा है शुरू। तो अगर आप बिल्कुल ही पीक ठंड में आओगे यहाँ पे जुलाई में, अगस्त में, तो वो उनका होता है ऑफ सीज़न, तब आपको ये वाली कैंपर वैन दिन के 10,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगी इंडियन करेंसी में, मतलब मोटा मोटा 200 न्यूजीलैंड डॉलर। लेकिन हमें ये पड़ी है भाई 12,000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से, और यही अगर आप बिल्कुल पीक सीज़न में लोगे भाई गर्मियों में, तब आपको ये पड़ेगी 18 से 20,000 रुपये पर नाइट। सोचो भाई कितना मेजर डिफरेंस आ जाता है सर्दियों में और गर्मियों में। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, व्हीकल्स कम है तो उस हिसाब से प्राइस अप होंगे। तो हमें 12,000 रुपये पर नाइट पड़ी, तो 14 दिन के आप लगा लो, 12,000 इंटू 14 कितने होते हैं, अराउंड 160 के आसपास ये बनते हैं। और ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह लगा के हमें 1,80,000 रुपये की ये पड़ी है 14 दिनों के लिए, जिसमें हमारा फुल इंश्योर्ड कवर है। अगर आप फुल इंश्योरेंस नहीं लेते ना, तो ये हमें व्हीकल लगभग 70 से 80,000 रुपये सस्ती पड़ती भाई, 70 नहीं 60-70, हाँ 60,000 रुपये सस्ती पड़ती। बट उसमें भाई क्या होता है कि अगर एक छोटा सा भी स्क्रैच हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपसे ना मतलब एक एक्सेस अमाउंट होता है, जैसे कि $5,000-6,000, $7,000, $10,000, तो 4-5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आपसे ले लेते। तो मैंने सोचा यार पहली बार मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, बेटर है पूरा फुली इंश्योर्ड ले लेता हूँ। अब कुछ भी हो इस गाड़ी में, कुछ भी, लिटरली कोई शीशा तोड़ के भाग जाए, विंडशील्ड चटक जाए, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, मुझे अपनी जेब से अब 1 रुपया भी नहीं देना। वो अलग बात है, ट्रिप खराब हो जाएगी अपनी पूरी, बट होना ऐसा, वैसे हम तो प्रे करेंगे। बट इन केस हम 1,80,000 में फुली सेफ है 14 दिनों के लिए। 14 दिन के लिए यही हमारा होटल है, यहीं पे हम खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, वॉशरूम है और गाड़ी है, सब कुछ यही है। अब इसके अलावा बस डीजल के पैसे हमें भरने हैं। और एक और इनके चार्जेस होते हैं $0.08 पर किलोमीटर, मतलब आप जितने किलोमीटर चलाओगे वो इंटू कर लो, मतलब मोटा मोटा 100 किलोमीटर के लिए $8 बनते हैं, जो कि होते हैं 400 रुपये, हाँ लगभग इतना ही। तो वो मिला मुलू के अब कितने किलोमीटर हमारी चलेगी वो हमें बाद में जाके देने हैं। बट उस केस में मेरे एक फ़ायदा हो गया है, मतलब क्या हुआ है वो मैं बता नहीं सकता आपको, बट हमने जो चेयर्स वगैरह ऐड करी थी ना इसमें, उसके पैसे पूरे के पूरे अपने रिफ़ंड आ गए हैं। तो वो सारा जो एडजस्टमेंट है उसमें हो जाएगा बढ़िया से। तो अब चलो भाई ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से 1,000-1,500 किलोमीटर की ये पूरी रोड ट्रिप रहने वाली है न्यूजीलैंड की, तो जैसा भी होगा घूमेंगे बढ़िया। तो चलो भाई रोड ट्रिप शुरू करते हैं। अभी तो पहले यहाँ पार्किंग से निकालना सरदर्दी है, निकाल लेते हैं आराम से। भाई अभी तक तो सारे हाईवे ही चल रहे हैं फिलहाल में देखा जाए तो, और 25-30 किलोमीटर मेरे ख्याल से हो चुके हैं। और देख सकते हो 4 लेन अपनी इस तरफ है, 4 लेन उस तरफ है, तो 8 लेन के हाईवे है प्रॉपर। और टोल टैक्स की मैंने बात करी थी आरवी कंपनी वालों से ना, वो कह रहे 2-3 ही टोल टैक्स है पूरे न्यूजीलैंड में, तो उनका जो भी टोल चार्ज होगा वो ऑटोमेटिक कट जाता है इसमें, मतलब हमें कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई टोल टैक्स का खर्चा नहीं है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, क्योंकि इतना बड़ा देश भी नहीं है भाई ऑब्वियसली, और होता भी तो मतलब तब जाके इतने टोल टैक्स होते। बस अभी मेरे को स्पीड लिमिट का ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी में आदत है 100-110 की स्पीड लिमिट की, लेकिन इन बड़ी वाली व्हीकल्स के लिए 10-20 किलोमीटर ना कम होता है हमेशा। तो अभी तक मुझे कोई बोर्ड तो दिखा नहीं, बट उन्होंने कहा था कि अगर जैसे नॉर्मल गाड़ी है 100 पे है, तो आप समझ लेना आपका 90 की स्पीड लिमिट है आपके लिए, बड़ी है मोटर होम के लिए। तो इसलिए मैं फिर 90 से ऊपर, मतलब 90 क्या, मैं तो 83 पे चला रहा हूँ अभी, ताकि ना चलानो भाई और सेफ्टी की सेफ्टी रहेगी पूरी। बाकी अभी 4:50 हो चुके हैं। अंधेरा होने में मेरे ख्याल मैक्स टू मैक्स 20-30 मिनट होंगे, उसके बाद तो फिर भाई अंधेरे में चलानी पड़ेगी। और इसकी लाइट्स की भी टेस्टिंग हो जाएगी, रात के टाइम कैसा लगता है कैसा नहीं चलाने में।
भाई 5:15 हो गए हैं, थोड़ी ही देर में बस अंधेरा हो जाएगा। और अब जो है वो जो चौड़े चौड़े हाईवे थे ना भाई 4 लेन वाले, वो कम होके 2 लेन के हो गए हैं। और मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो भाई ट्रेन की पटरियां भी है। इसका मतलब न्यूजीलैंड में लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेनें चलती है। मुझे लगा नहीं होगी शायद ट्रेनें ना, बट पटरियां बिछ रखी है तो भाई होंगी ऑब्वियसली। और है बड़ा खूबसूरत यार। वैसे सब लोग तारीफ करते हैं साउथ आइलैंड की, पर भाई नॉर्थ आइलैंड में भी मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। सामने ग्रीनरी ग्रीनरी, छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, मतलब काफी सुंदर है सब कुछ। भाई हाईवे से एग्जिट ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल फ्यूल स्टेशन या सर्विस एरिया आएगा। अभी यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं। लगभग 150 किलोमीटर की जर्नी और पड़ी है अभी फिलहाल अपनी, वही 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। क्योंकि भाई 70-75 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है। इसी रीजन की वजह से ना ज़्यादा डिस्टेंस कवर मतलब जल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे गाड़ी में तो हम 100 किलोमीटर कवर कर लेते थे ना भाई 1 ही घंटे में, अगर ऐसे हाईवे हो। बट यहाँ पे भाई वो है, थोड़ा सा ढंग से चलानी पड़ रही है। कोई तो ये हिस्टोरिक साइट लिखा आ रहा है यहाँ पे, रंगीरी नाम है, रंगीरी जी। देखते हैं भाई कहाँ पे है, क्योंकि वॉशरूम के भी सिंबल लगे हुए थे, तो मतलब कि पार्किंग वार्किंग का जुगाड़ होगा जब वॉशरूम बने हुए हैं तो थोड़ी देर लगाते हैं गाड़ी और थोड़ा रेस्ट मारते हैं भाई, थकान हो गई। वो ये सामने बोर्ड लगा हुआ ना, आई है, फिर रेस्टोरेंट है, बेड बना हुआ है और टॉयलेट्स है। इस साइड ही दिखा रहा है कहीं पे टॉयलेट्स। तो ये रहे भाई, देखो लोगों ने ट्रेलर रोक रखे अपने यहाँ। चलो खड़ी कर देते हैं जी, पता नहीं अब अलाउड है कि नहीं है। लोगों ने लगा तो रखी है, अब खड़ी कर लेते हैं हम भी, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बस स्टॉप है क्या ये, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे तो। पर सब कुछ बंद ही हो चुका है भाई इस टाइम पे, तो कोई दुकान वाले को दिक्कत भी क्या ही होगी मेरे हिसाब से। तो लगा लेते हैं, अगर कोई आएगा मना करने तो हट जाएंगे भाई। भाई मिल तो गई है जगह, साइड में लगा दी। एक ट्रेलर जो खड़ा था ना वो चला गया, तो उसकी जगह पे ही लगा दी मैंने। ये देखो भाई यहाँ पे कितना बड़ा है भाई, इतना पीछे होना पड़ता है क्या बताऊँ आपको। ये देखो, ओ भाई साहब, ओहो क्रेजी। ये कि आइसक्रीम की दुकान है यहाँ पे, जो बंद हो चुकी है ऑब्वियसली, 5 बजे सब बंद हो जाता है। एक ये आगे क्लोथिंग बुटीक वुमेन एंड मैन करके है। तो काफ़ी गाड़ियाँ देखो लगी हुई है यहाँ पे ना लोगों की। एक पार्किंग स्लॉट खाली भी है, बट वो हैंडीकैप वाली पार्किंग है, तो वहाँ तो लगा नहीं सकते। और ये लिखा है भाई बस स्टॉप, तो यहाँ भी नहीं लगा सकते थे, तो फिर मैंने यहीं लगा ली भाई। सही है यहाँ पे। और यहीं पे पब्लिक वॉशरूम भी है भाई, देखते हैं। साफ सुथरे ही होंगे वैसे मेरे हिसाब से तो। देखो ये वॉशरूम बने हुए हैं बट खुल नहीं रहे, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये भी तो वॉशरूम ही होंगे शायद, ये पोर्टेबल से। ये भाई मैन वुमेन के है तो, बट बंद है। पब्लिक टॉयलेट लिखा तो है पब्लिक टॉयलेट, बट कुछ टाइमिंग वाइमिंग होगी क्या इसकी भी। डोर कैन बी ओपनड मैनुअली, कैसे मैनुअली, स्लाइडिंग का होगा तो। भाई लोग ही कर रखा है शायद से यहाँ पे तो इन्होंने। ये छोटा सा गांव सा है ये भाई, मतलब खाली पड़ा है। देखना रोड सुनसान है बिल्कुल, और आगे जाके थोड़े बहुत घर है। इधर देखोगे थोड़े बहुत घर है, और आसमान देखो भाई, काले बादल बिल्कुल गुप्त डरावना सा सीन लग रहा है ना भाई। ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी की शूटिंग वूटिंग होती है यहाँ। वो देखो सामने घर है, फिर कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, और ये रही अपनी मोटर होम। तो थोड़ा और पीछे मैं कर सकता था, बट भाई यहाँ पे ना पेड़ अड़ रहा है, ये देखो। तो ये पेड़ की टहनियाँ टकराती, इसलिए मैंने करा नहीं। बट वैसे भी जहाँ खड़ा हुआ है भाई, वहाँ पे भी मेरे को लग नहीं रहा किसी को दिक्कत होएगी कुछ भी। जब सब कुछ वैसे ही बंद पड़ा है यहाँ पे, तो कौन ही आएगा इस चीज़ में, है ना बोलने। भाई यहाँ पे है 2-3 स्पॉट खाली ना पार्किंग के, देखो यहाँ भी है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं लगा देते यार। एक और गाड़ी वाले आगे ट्रेलर लेके, देखो यहाँ पे है लोग यार। ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है। देखो वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ हो रही है। ये गाड़ियाँ सब यहीं आई हुई है रेस्टोरेंट में ही ना शायद से। अच्छा ट्रेलर नहीं है तो वैसे ही सामान ले जा रहे हैं। तो भाई इधर लगा देता हूँ, अच्छी खासी लंबी पार्किंग है मेरे ख्याल। कैरावैन रोड पे तो नहीं आएगी, बढ़िया सेट हो जाएगी। क्योंकि भाई सच बताऊँ तो मेरे को आ रही है बहुत गंदी नींद। अब आज मोटर होम के चक्कर में इतनी एक्साइटमेंट थी, कल रात में सोया ही नहीं। मतलब कितने 2-2.5 घंटे नींद पूरी हुई होगी। फिर सुबह सुबह जल्दी चेकआउट किया वहाँ से, गाड़ी देने गए, मोटर होम ली। पूरे दिन में इतनी ज़्यादा थकान भी हो गई, खाना भी नहीं खाया हुआ था, छोले भटूरे खाए थे, तो थकान भी हो रखी है। साथ ही साथ में भाई नींद भी आ रही है गंदे लेवल की। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ लगा के ना, अब अपना घर ही है भाई ये तो है, कहीं भी लगा दो अगर जहाँ अलाउड होगा। तो आधा 1 घंटा लगा के अपना थोड़ी झपकी वपकी ले लेता हूँ,
छोटी सी पावर नैप हो जाएगी तो एनर्जी आ जाएगी बॉडी में ड्राइव करने की, 2 घंटे लगभग, 1.5 घंटा ही समझ लो। तो वैसे यहाँ पे ओवरनाइट कैंपिंग अलाउड नहीं होएगी जहाँ तक मुझे पता है, बट थोड़ी देर के लिए तो खड़ी कर ही सकते हैं, 1-2 घंटे, इनको क्या ही दिक्कत होगी। लो जी लो भाई, लगा दी है। रोड पे तो नहीं आ रही, बिल्कुल कट टू कट ही है, इससे आगे जा भी नहीं रही थी, टायर हट रहा है ना ऊपर चढ़ने में। तो ठीक है चलो, थोड़ी देर की बात है भाई, झपकी लेता हूँ। ये कुछ रेस्टोरेंट ही है पक्का, इसलिए इतने लोग आ रखे भाई, गाड़ी की भीड़ भीड़ हो रही है। पर ये भीड़ भी ज़्यादा देर की नहीं है, अभी सब लोग चले ही जाएंगे मेरे हिसाब से। लेट्स गो भाई, चले। तो ये देखो भाई, सारे पर्दे लगा दिए, यहाँ से ब्लाइंड लगा दिए, किचन वाले ही ब्लाइंड लगा दिए, एंड पीछे बेडरूम वाले ही ब्लाइंड लगा दिए। अब आराम से थोड़ी देर सो सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई बाहर से आए ना हटाने के लिए, तो मुझे लग भी नहीं रहा आधा पौना घंटे तक कोई आएगा, तो आराम से ये सुख होता है भाई मोटर होम का। अब गाड़ी में भाई भले ही मैं रोक लेता यहाँ पे गाड़ी, बट समझ रहे हो ना, अब नींद नहीं पूरी कर पाता ढंग से, लेकिन यहाँ पे आधे घंटे का भी रेस्ट हो गया मोटर होम में। चलो जी भाई, चला जाए, 20-25 मिनट ही रुके। एक्चुअल में रोटरुआ में जो भी कैंप साइट हमें लेनी है ना, सबके चेक इन 7 बजे बंद हो रहे हैं रात को, और भाई हम तो पहुँचेंगे ही लगभग 8 बजे। तो अब एक कैंप साइट मिली है, वो कह रहे हैं 10 बजे तक भी कर सकते हो आप, बट वो रोटरुआ से थोड़ा सा बाहर है। मतलब वहाँ पे एक फेमस लेक है, ब्लू लेक, वहाँ हमें जाना भी था, उस ब्लू लेक के पास है वो। तो देखते हैं, चलो वहीं पे ही लेंगे भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। फ्री वाली कैंप साइट भी है एक, बट अब वो खाली होगी कि नहीं होगी पता नहीं। और दूसरा हमें ना पेड वाली इसलिए लेनी, क्योंकि हम वॉशरूम चाहते हैं कैंप साइट में यूज़ करें, और जो फ्री वाले कैंप साइट होते हैं या तो उनमें वॉशरूम होते नहीं, और होते हैं तो बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, हालत ख़राब होती है। तो बस पेड वाले में 20-25-30 डॉलर आप पे करो, और उस हिसाब से आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। भाई पिछले 20-25 मिनट से ना काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए सिंगल रास्ता हुआ पड़ा है। मतलब एक ही रोड हमारी तरफ है, एक ही रोड दूसरे वालों की तरफ है। तो एक तो अंधेरे में भाई कुछ दिख भी नहीं रहा, हाई बीम कर नहीं सकता क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। ऊपर से भाई मैं तो धीरे धीरे चला रहा हूँ 60-70 की स्पीड में, बट मेरे पीछे बिल्कुल भिड़ा के गाड़ी वाले हैं। अब वो भाई ओवरटेक भी नहीं कर पा रहे सिंगल रोड की वजह से, तो कई देर से मेरे पीछे ही चले जा रहे हैं। तो थोड़ी सी समस्या की चीज़ है ये, बट कोई नहीं भाई, मैं तो अब आराम से चलाऊंगा, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब सिंगल वे ही है, रास्ता भी नहीं दे सकता इनको निकलने के लिए। अब पीछे पीछे ही लेंगे भाई मेरे, है ना। क्योंकि मेरे को जेन्युइनली कुछ नहीं दिख रहा भाई, जब तक हाई बीम करूंगा नहीं, मेरे को लग भी नहीं रहा दिखेगा ढंग से। फ्यूल स्टेशन आया एक, चलो इधर रख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, अपना ये ओवरटेक कर लेंगे। जाओ भाई जाओ तुम लोग फटाफट, चलो। अरे यार लेफ्ट ले लिया, चलो कोई नहीं, अंदर से घुमाना पड़ेगा। अच्छा भला उनको, मतलब रास्ता देने के चक्कर में थोड़ा सा 2 मिनट का मुझे डी टूर लेना पड़ेगा। अब कोई नहीं भाई, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो जी लो, वापस से यू टर्न मार के आ गया हूँ, ये रहा मेन हाईवे। फालतू में ही दिया यार मैंने लेफ्ट, 5 मिनट वेस्ट हो गए अंदर से आके घुमा के आने में। वो तो चलो रात का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी, दिन के टाइम तो भाई समस्या हो जाए मोड़ने में इस इतनी बड़ी गाड़ी को। लो भाई वापस आ गए हाईवे पे। अभी ये पेट्रोल पंप वगैरह भी बन रहे हैं, यहाँ पे बने नहीं हुए। तो ये सिंगल ही रोड है, मेरे ख्याल चौड़ी करने का काम चल रहा है इनका भी। 86 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, जो ब्लू लेक मैंने आपको बताई थी, तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। स्पीड लिमिट तो 100 की है देखो, बट भाई वही है ना, अब इतने अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं, ऊपर से पीछे वाली गाड़ी आ रही है, क्या करूँगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पीछे भी भाई ये लोग बिल्कुल तसल्ली से चल रहे हैं, ना तो भाई डिपर मार रहे ना हॉर्न बजा रहे, और ओवरटेकिंग का तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में कॉन्टिन्यूस लाइन है ना, तो ओवरटेकिंग अलाउड ही नहीं है सिंगल लेन की वजह से। बेचारे खाम में फंसे पड़े हैं मेरे चक्कर में पीछे। तो भाई ऐसे ना बीच बीच में यू टर्न मारने के लिए थोड़ी सी रोड चौड़ी हो जाती है, मतलब जैसे 3-4-5-10 किलोमीटर चलो, उसके बाद 100 मीटर की रोड डबल हो जाएगी। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको लोगों को जगह दे रहा हूँ, और ये निकल के जा रहे हैं। जैसे अभी 2 गाड़ी आगे निकली है, अभी 1-2 पीछे और है, इनको भी आगे जाके दूंगा जगह। और बोर्ड भी आ रहे हैं पता है कि 400 मीटर बाद पासिंग लेन है, मतलब पासिंग लेन लिखा हुआ है, तो उससे फिर मैं समझ जाता हूँ
कि चलो भाई पास देना है अब लोगों को। ये देखो अब ये डबल लेन हो गई है यहाँ पे, तो अब यहाँ से सब लोग जो है वो ओवरटेक करके मेरे को निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, फटाफट जाओ, तेज 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 तेज। तो ये भाई सही सिस्टम है, कुछ कुछ किलोमीटर में बना रखा है, वरना तो बेचारे गाड़ी वाले हम मोटर होम या ट्रक वालों की वजह से परेशान ही हो जाते। निकलो 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 निकलो, वेरी गुड। चलो भाई अब खाली हो गया मेरे पीछे का रास्ता, अब मैं भी अपना 70-80 की स्पीड में भगा सकता हूँ। पर ये लोग तो वही है भाई, 100-110 पे जा रहे हैं, तो मैं 70-80 पे भगा के भी क्या ही करूंगा, इनके आगे ही आऊंगा बेचारों के। भाई ये ट्रक वाले दो दो ट्रेलर लेके चल रहे हैं और उसमें भी ओवरटेक मार रहे हैं, बताओ आरवी से। ऐसी कितनी स्पीड में ले जाएगा भाई, बताओ। मेरे को ओवरटेक करके भग गया है, वो भी दो दो ट्रेलर। भाई मैं तो सिंगल आरवी लेके डोल रहा हूँ, इन भाई साहब ने तो पीछे दो दो खड़े कर रखे हैं वो इतने बड़े बड़े ट्रेलर। भाई जब ओकलैंड से मैं निकला था, देखा जाए 250 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे काफी कम ही दिखा रहा था, वरना भाई मतलब ज्यादा ही लग जाते हैं। नॉर्मल अपने इंडिया में देख लो आप 250 किलोमीटर करने हो, हाँ एक्सप्रेस वे पे तो अलग बात है, खैर 2 घंटे में भी हो सकते हैं 250 किलोमीटर। बट जिस हिसाब से मतलब फिर वही बात है, ये स्पीड जो दिखा रहा था गूगल मैप वो गाड़ियों के हिसाब से दिखा रहा था कि गाड़ी 100-110 पे चलाएगी, ओवरटेक मार के निकल जाएगी, समझ रहे हो। अब ये कैंपर फैन के लिए नहीं है भाई कि 2.5 घंटे में मतलब 2-2.5 घंटे में 250 किलोमीटर। अपने को तो थोड़ा स्लो 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 चलाना पड़ रहा है, तो उसमें दिक्कत है। अब 1 किलोमीटर बाद फिर से पासिंग लेन आएगी, मेरे पीछे लाइन लगी पड़ी है 7-8 गाड़ियों की, तो जैसी पासिंग लेन आएगी सब लोग ओवरटेक करेंगे। वैसे ओवरटेक तो ये अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आप देखोगे ना स्ट्रिप, तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस वाली है, मतलब बीच में स्पेस स्पेस है, इसका मतलब दूसरी गाड़ी जो है वो ओवरटेक मार सकती है दूसरे लेन पे। अगर ये कॉन्टिन्यूस लाइन होती तो इसका मतलब अलाउड नहीं था, पता नहीं। फिर भी कुछ लोग हैं मेरे पीछे वो नहीं मार रहे, 2-4 तो मुझे मार के गए हैं ओवरटेक, पर ज्यादा नहीं मार पा रहे। अब तो आने वाली है पासिंग लेन, खैर उसमें से अपने आप कर लेंगे। लो भाई लो, ये आ गई पासिंग लेन, और जैसी आई सब लोग ओवरटेक मार रहे हैं, तो जाने दो भाई, जाने दो सबको, लेट्स गो। चलो जी अभी वापिस से भाई मतलब 100-200-300 मीटर की पासिंग लेन होती है, ज्यादा क्या आधे किलोमीटर की होगी। अब ये सिंगल रोड बन जाएगी फिर से, और फिर वही मेरे पीछे भाई ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा। और भाई कई किलोमीटर से कोई गांव शहर तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे खाली खाली सा है पूरा। बीच में 1-2 लेक आती है, उसके आसपास थोड़ी बहुत सेटलमेंट होती है, बट वैसे भाई पूरा का पूरा बस रोड चलती जा रही है चलती जा रही है ही नहीं आसपास कुछ दूर दूर तक। इवन फ्यूल स्टेशन भी नहीं दिखे मुझे तो ज्यादा। तो भाई कल तो मैं फ्यूल फुल ही करवा के रखूंगा, कोई भरोसा नहीं मिले ना मिले, फालतू में धक्का तो लगने भी नहीं वाला इतनी बड़ी गाड़ी में। बड़ी देर बाद लाइटें जली हुई दिखी है सड़क पे, ये तिराऊ करके कोई जगह है भाई, वो आई है। आगे फ्यूल स्टेशन भी है, देखो वो रहा, 2 है, राइट में भी है बीपी का, और आगे लेफ्ट में भी कुछ तो है। तो मेरे ख्याल कोई टाउन होगा ये तिराऊ करके। ओ फॉक्स बनी हुई है ये, नहीं कुत्ता बना हुआ है, पता नहीं क्या कुत्ता है या फॉक्स है। हाँ मतलब फ्यूल स्टेशन तो है भाई, लगभग 30-40 किलोमीटर तक नहीं आया था कोई फ्यूल स्टेशन, अब तो आ गया। और सबवे भी है जी, क्या बात है। चलो यहाँ तो कुछ आबादी दिख रही है भाई, वरना पिछले कुछ मिनटों से या घंटों से आप कह लो दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। अभी भी 63 किलोमीटर बचा है, अराउंड 50 मिनट लगेंगे यहाँ से गूगल मैप के अकॉर्डिंग, बट मुझे तो 1 घंटा ही लग जाएगा समझ लो। आज तो भाई 2.5-3 घंटे की ड्राइव ही काफी ज्यादा चैलेंजिंग बन गई। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से पूरे दिन में थकान हो गई, ऊपर से भाई रात भी हो गई। यहाँ पे एक तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो दिन भी बड़ा कम सा मिलता है। चलो कोई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। और चक्कर आया है, इधर ही जाना है, ठीक है। रोटरुआ लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो ये सारा ट्रैफिक वैसे भी रोटरुआ ही जा रहा है, क्योंकि काफी भाई टूरिस्टी जगह है वो, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ऑलमोस्ट सब लोग वहीं पे ही जा रहे हैं गाड़ी वाले तो। हाँ लेकिन ट्रक वाला मुड़ गया, एक पीछे ट्रक आ रहा था मेरा डबल वाला ना, वो राइट मुड़ गया, वो कहीं और जा रहा होगा शायद। देखो लिमिट देखिए ना 100 की, भाई कैसे चलाऊं यहाँ 100 पे, आप खुद बताओ। मेरे को तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा 100 पे चलाना, मतलब 60 तक जाने में ही फिर एकदम से टर्न आ जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी इलाका हो पूरा। और अपनी आरवी वैसी इतनी झूल रही है, बॉडी रोल है, तो फिर आराम आराम से चलाने में फायदा है। तो भाई रोटोरुआ शुरू हो चुका है, पीछे बोर्ड आया था वेलकम का। हालांकि अभी जो अपनी डेस्टिनेशन है वो तो 38 किलोमीटर हो रहा है, 33 किलोमीटर सॉरी, तो टाइम लगेगा अभी तो 32 मिनट का। और चलो खाली वही सिंगल रोड सुनसान सी, भाई देखना अंधेरा हो रखा है, लाइटें शाइटें है नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही रास्ता है कई किलोमीटर। लो भाई पहुंच चुके हैं, यहाँ से पास ही है बस, अब 10 मिनट का रास्ता।
और ये आ गया है भाई एक सुपरमार्केट। तो यहाँ पे रोकता हूँ और ज़रा उसका देखता हूँ क्या सीन है भाई अपना कैंप ग्राउंड का। भाई कैंप ग्राउंड की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। मतलब पेड वाले जो कैंप ग्राउंड है ना, एक भी अवेलेबल नहीं है। मतलब 20-30 डॉलर सोचो भाई, 50-60 डॉलर वाले भी जो है ना वो भी अवेलेबल नहीं है, फुल हो रखे हैं। और जिनमें होंगी भी वो 7 बजे बंद हो चुके हैं। तो अब एक चीज़ तो सीख ले ली भाई कि या तो एक रात पहले ही कैंप ग्राउंड बुक करेंगे अगली सिटी के लिए, या 7 बजे से पहले पहले उस सिटी में पहुँचेंगे ताकि मल्टीपल ऑप्शन हमें मिल सके। अब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, रोटोरा सिटी में है ही नहीं, एक भी कैंप ग्राउंड नहीं है, खाली पेड़ वाला। अब एक गवर्नमेंट वाला है यहाँ पर जो लेक है ना उसके आसपास ही है। बट भाई मेरे हिसाब से जब पेड़ वाले फुल पड़े हैं तो गवर्नमेंट का फ्री वाला तो बिल्कुल भी खाली नहीं होगा। फिर भी 6 किलोमीटर दूर है, एक बार 4 किलोमीटर दूर है, एक बार जाके चेक कर ले। ये देखो यहाँ पे जाना है हमें 4 किलोमीटर दूर। तो भाई फ्री वाली पार्किंग में कैसे तैसे बस लगा ही दी। हालांकि मार्किंग लगी नहीं हुई, बट उधर भी देखोगे ना 1-2 लोगों ने बिना मार्किंग के लगाई हुई है, शायद फुल चल रही होंगी। देखो लाइन से लगी हुई है इतनी सारी गाड़ियाँ। तो कैसे तैसे लगाई दी भाई, अब तो सोना ही है, कुछ खाने का जुगाड़ देखते हैं। और भाई सिटी में इतनी सल्फर की बदबू आ रही है ना, क्यों आ रही है वो कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। बहुत गंदी बदबू है। तो अभी हम अंदर आने जाने के लिए आगे के ही दरवाजे यूज कर रहे हैं, पीछे के मैंने खोले नहीं। गाड़ी करते हैं भाई ऑफ। चलो जी लेट्स गो भाई। सही में भाई मेरे को तो लगा था जल्दी पहुंच जाएंगे, बट ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे लग गए 250 किलोमीटर के लिए, जबकि दिखा रहा था कितने 2.5 घंटे। तो मैंने बताया ना वो गाड़ियों के लिए है भाई, अपनी जैसी कैंपर वैन के लिए नहीं। लाइटें करते हैं भाई ऑन। अब यहाँ पे हमें कोई भी पावर सोर्स नहीं मिला है, तो थोड़ा संभाल के यूज़ करनी पड़ेगी सारी इसकी चार्जिंग वार्जिंग का सीन। बाकी ठीक है यार, कुकिंग वुकिंग करते हैं। इस वाले व्लॉग के लिए भी इतना ही रखते हैं। कल घूमेंगे ये रोटोरा सिटी, रोटोरा क्या नाम था, रोटोरुआ करके, हाँ जो भी है। तो ये सिटी एक्सप्लोर करेंगे कल आराम से अच्छे से, और देखते हैं कल के व्लॉग में पता चलेगा। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना सीखा।